चलिए, डे 2 ऑफ बजट। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन योर कोर्स बजट किसको बिलोंग करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कि स्टेट गवर्नमेंट का बजट? बहुत बढ़िया, सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट साल में कितनी बार डिक्लेयर होता है? ओनली वंस, एक ही बार डिक्लेयर होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट कौन से ईयर के लिए डिक्लेयर होता है? कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर। और ये हमको मालूम है कि फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च। फाइनेंशियल ईयर को बजट की लैंग्वेज में और क्या बोलते हैं? फिस्कल ईयर। फाइनेंशियल ईयर को हम बजट की लैंग्वेज में और क्या बोलते हैं? फिस्कल ईयर। इतना हमको समझता है। मैंने इसका रीजन भी बताया था कि इसको फिस्कल ईयर हम क्यों बोलते हैं। क्योंकि बजट की जो पॉलिसी होती है, बजट की पॉलिसी को हम क्या बोलते हैं? फिस्कल पॉलिसी। इसलिए नाम भी क्या आ गया? फिस्कल ईयर आ गया। ठीक है। चलिए, बजट कहां पर डिक्लेयर होता है? पार्लियामेंट में डिक्लेयर होता है। स्टेट लेजिस्लेचर में डिक्लेयर नहीं होगा। बजट प्रिपरेशन की या बजट की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? वेरी गुड, प्रेसिडेंट की होती है। बजट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रेसिडेंट की, लेकिन बजट प्रिपेयर कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने अपना काम किसको डेलीगेट कर दिया? फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री जब पूरा बजट प्रिपेयर कर लेती है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑन बिहाफ पर बजट पार्लियामेंट डिक्लेयर कौन करता है? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर। और हमारी करंट फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? श्रीमती निर्मला सीतारमन। निर्मला सीतारमन जी के पास दो मिनिस्ट्रीज हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कौन कौन सी बोली मैंने? एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या होता है समझ में आएगा तो कुछ दिनों के बाद, जब हम करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। डोंट हैव टू वरी। ठीक है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, बजट कब डिक्लेयर होता है? फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फेब्रुवरी। तो अगर मैं आपसे पूछूं 2025-26 का बजट कब डिक्लेयर होगा? 1 फरवरी 2025 को डिक्लेयर होगा। अब बजट में गवर्नमेंट आने वाले साल के एक्सपेंसेस और रिसीट्स को प्रोजेक्ट करती है, प्रोजेक्शन करती है, उसी को हम बोलते हैं एस्टिमेट करती है। तो बजट में कभी भी एक्चुअल फिगर आपको नहीं दिखेंगे आने वाले साल के, हमेशा कौन से फिगर दिखेंगे? एस्टिमेट्स दिखेंगे। गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स कौन कौन से होंगे? एस्टिमेटेड रिसीट्स होगी और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होगी। तो आगे आने वाले साल में गवर्नमेंट के पास क्या क्या आएगा? दैट इज एस्टिमेटेड रिसीट्स। और आगे आने वाले साल में गवर्नमेंट के पास से क्या क्या जाएगा, उसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के पास कितनी इनकम आएगी और गवर्नमेंट के खर्चे क्या होंगे, सब इस बजट में आ जाता है। बोलिए, क्या ये बात समझ में आई आपको अच्छे से? ठीक है। फिर कल मैंने एक बजट मॉडल आपको बताया था, याद आ रहा है? कि बजट के दो साइड्स होंगे। एक साइड हो गया रिसीट साइड, दूसरा साइड हो गया एक्सपेंडिचर साइड। रिसीट्स कितने टाइप की होगी? दो, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। वैसे ही एक्सपेंडिचर भी कितने टाइप के होंगे? दो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या कल मैंने रेवेन्यू और कैपिटल के बीच में डिफरेंस आपको बता दिया था? है ना, कल हमने, अगर आपको याद हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का एग्जांपल लिया था और फिर कुछ लोन का एग्जांपल लिया था, श्रीलंका को हमने लोन दिया था, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज से हम इसको डिटेल में पढ़ना चालू करेंगे। अब हमारा अब इस चैप्टर में काम क्या है? इन चारों को डिटेल में देखना। इन चारों को डिटेल में देखना। डिटेलिंग के पहले कुछ बातें आपको नोट करनी पड़ेगी। रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स को जब हम टोटल करते हैं तो क्या आ जाएगा? टोटल रिसीट्स। बड़ा आसान है। वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और टोटल एक्सपेंडिचर को टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर। इसके बीच का कॉन्सेप्ट अपने को अब समझना है। बाय चांस बजट में टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर बराबर हो गए, चांस की बात है, आज तक तो ऐसा हुआ नहीं है। बाय चांस बजट में टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर बराबर हो गए, मतलब रिसीट्स भी 12,000 करोड़, एक्सपेंडिचर भी 12,000 करोड़, तो ऐसे बजट को क्या बोला जाता है? वेरी गुड, प्लीज राइट डाउन। दिस टाइप ऑफ बजट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड बजट। एग्जामिनेशन में आता है भाई। दिस टाइप ऑफ बजट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड बजट। ये आपको नोट करना है आपके रिस्पेक्टिव रजिस्टर्स में। इट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड बजट। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? नाउ बाय चांस टोटल, सॉरी,
बाय चांस टोटल रिसीट्स ज्यादा हैं और टोटल एक्सपेंडिचर कम है। इफ टोटल रिसीट्स आर मोर, टोटल एक्सपेंडिचर आर लेस। सरकार को लग रहा है कि आने वाले साल में हमारी 12,000 करोड़ की रिसीट होगी लेकिन एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़ के होंगे, तो ऐसे बजट को क्या बोला जाता है? वेरी गुड, इट इज कॉल्ड अ सरप्लस बजट। इट इज कॉल्ड अ सरप्लस बजट। एग्जामिनेशन में कभी कभी सरप्लस बजट को बजट सरप्लस भी बोल देते हैं, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। सरप्लस वर्ड आगे पीछे हो सकता है। इट इज कॉल्ड सरप्लस बजट और बजट सरप्लस। ठीक है। एंड देन द लास्ट केस, इफ टोटल रिसीट्स आर लेस देन टोटल एक्सपेंडिचर, ऐसे बजट को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड अ डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट को कभी कभी हम बजट डेफिसिट भी बोल देते हैं। तो अगर रिसीट्स कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ऐसे बजट को हम डेफिसिट बोलते हैं। कंट्री के लिए कौन सा बजट अच्छा होता है, सरप्लस बजट की डेफिसिट बजट? बैलेंस बजट तो यूं मान के चलो इमेजिनरी है, बैलेंस बजट नॉर्मली होता नहीं है, राइट? सो कौन सा अच्छा है, सरप्लस बजट की डेफिसिट बजट? यहाँ पर हम इमोशनल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं सर, भारत माता की जय, हमेशा हमारा बजट क्या आना चाहिए? सरप्लस। बट विल बी सरप्राइज टू नो, हमेशा हम बजट क्या डिक्लेयर करते हैं? डेफिसिट। इसका मतलब डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हमेशा कौन सा बजट अच्छा होता है? डेफिसिट बजट। देखो, ये सरकार एस्टिमेट कर रही है। डेफिसिट बजट है मतलब सरकार के खर्चे एस्टिमेटेड ज्यादा हैं, जरूरी थोड़ी है कि बाद में सरकार के खर्चे ज्यादा हो जाएंगे। ये जो मैंने सेंटेंस बोला है, समझ में आ रहा है क्या? आपने मम्मी पापा को बोला कि हमारा इंदौर में कोचिंग का खर्चा 1 लाख रुपए एस्टिमेट होगा, जरूरी थोड़ी 1 लाख हो जाए, हो सकता है आपका यहाँ पर खर्चा 70,000 रुपए ही हो रहा हो। वैसे ही डेवलपिंग कंट्री हमेशा डेफिसिट बजट प्रोजेक्ट करती है। क्यों प्रोजेक्ट करती है वो अब आप ध्यान से समझना, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं लिखा होगा। वी आर डेवलपिंग कंट्रीज। पूरे दुनिया में 3 टाइप की कंट्रीज होती हैं: डेवलप्ड, डेवलपिंग एंड अनडेवलप्ड। ये हमको समझता है। डेवलपिंग कंट्री का एग्जांपल यूएस, यूके, जापान एक्सेट्रा। डेवलपिंग कंट्री के एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका एक्सेट्रा, सब डेवलपिंग कंट्रीज। अगर हम बात करते हैं अंडर डेवलप्ड, अफगानिस्तान जिसका नया नाम क्या पड़ गया? तालिबान एक्सेट्रा, ये सब क्या है? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इनके पास पैसा बहुत ही कम होता है, रिसोर्सेज बहुत ही कम होते हैं। डेवलपिंग कंट्री का हमेशा एक ख्वाब होता है, ड्रीम होता है कि वो क्या बन जाए? वो डेवलप बन जाए। तो हम हमेशा हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देते हैं। बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, डैम्स बनाना है। यू नो, मिस्टर मोदी डिक्लेयर करते हैं कि मुंबई को अपने को सिंगापुर जैसा बनाना है, समथिंग लाइक दैट। सो वी वांट टू ग्रो, हम भी हमारी इनकम बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए हमको क्या चाहिए? पैसे। और इंडिया के पास ऑलरेडी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी क्या है? पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन कम होती तो हमारा पैसा कम लगता। इतनी इतनी सारी पॉपुलेशन में सोशल वेलफेयर का पैसा हमारे पास बहुत ज्यादा लग जाता है। इसलिए इंडिया डिक्लेयर करती है डेफिसिट बजट। अब इसके कारण देखना दो। डेफिसिट बजट इसलिए डिक्लेयर करती है ताकि हम पूरी दुनिया को बता पाए कि हमारे आने वाले साल में खर्चे ज्यादा होंगे, रिसीट्स कम होंगे। इस बजट को दिखाकर इंडिया वर्ल्ड बैंक या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से लोन लेती है, तो इंडिया के पास एक्स्ट्रा फंड्स आ जाते हैं। उन एक्स्ट्रा फंड से हम अपने डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं, रोड्स बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, सिटीज को डेवलप करते हैं। मतलब तुम इमेजिन करो, अगर तो अपना सरप्लस बजट होगा, कौन ऑर्गेनाइजेशन अपने को लोन देगी? वो तो ये बोलेंगे आपका तो सरप्लस बजट है, आप हमको लोन दे दो। तो ये पहला कारण है इंडिया डेफिसिट बजट डिक्लेयर करती है। दूसरा कारण, डेफिसिट बजट डिक्लेयर इसलिए करती है ताकि गवर्नमेंट पब्लिक को कन्विंस कर सके। सर यार ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा, पब्लिक कैसे कन्विंस हो जाएगी? समझना। ये जो सरकार खर्चा करती है, खर्चा किस पर और किसके लिए करती है? पब्लिक के लिए। सरकार खर्चा करने के लिए पब्लिक से क्या लेती है? टैक्स लेती है। टैक्स कितने टाइप का आप जानते हो? एक तो इनकम टैक्स हो गया, एक जीएसटी हो गया। भाई आप रेस्टोरेंट में जाते हो, जीएसटी लगता है। नाटा प्रोफेशनल एकेडमी में जब आप फीस भरोगे तो जो बिल मिलेगा उस पर भी जीएसटी लगेगा। तो ये सारे टैक्सेस किसको जाते हैं? गवर्नमेंट को। अब इमेजिन करो, सरकार ने बजट में बताया कि हम पब्लिक से 1,000 करोड़ टैक्स ले रहे हैं और पब्लिक पर 800 करोड़ खर्च कर रहे हैं। तो हमारा बजट क्या हो गया? एक और बार ध्यान से समझना।
सरकार ने ये बताया हम पब्लिक से 1,000 करोड़ ले रहे हैं। यू इमेजिन करो मैं सरकार हूँ, आप पब्लिक हो। मैंने आपसे 1,000 करोड़ ले ली और आप पर खर्चा कितना करा? 800 करोड़। तो बजट क्या आ गया? सरप्लस। अब यहाँ पर पब्लिक बोलेगी सरकार, अगर तुमको खर्चा ही 800 करोड़ करना था तो हमसे 1,000 करोड़ क्यों लिए? 800 करोड़ ही लेते ना। यहाँ पर पब्लिक गवर्नमेंट को पिन पॉइंट करेगी। अब दूसरा एग्जाम्पल, मैंने आपसे टैक्स का पैसा लिया 500 करोड़ और आप पर खर्चा कर दिया 700 करोड़। मेरे एंगल से बजट क्या हो गया? डेफिसिट। बट पब्लिक विल बी कन्विंस्ड, पब्लिक बोलेगी कितनी अच्छी सरकार है, हमसे 500 लेकर 700 खर्चा कर रही है। यहाँ पर पब्लिक की सिंपैथी सरकार के साथ आ जाती है। अब आया कॉन्सेप्ट समझ में? इसलिए जो भी डेवलपिंग कंट्री रहेगी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली इंडिया, जो भी डेवलपिंग कंट्री रहेगी जनरली वो कौन सा बजट डिक्लेयर करती है? डेफिसिट बजट डिक्लेयर करती है। इसे कॉन्सेप्ट क्लियर? पक्का? चल, अब हम चालू करते हैं इन सारे हेड्स को अच्छे से समझना। रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनको डिटेल में अब पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहला मैं हेड पिक कर रहा हूं, रेवेन्यू रिसीट्स। सबसे पहले मैं हेड पिक कर रहा हूं, रेवेन्यू रिसीट्स, इसको मैं पिक कर रहा हूं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब रेगुलर रिसीट्स और नॉन रेगुलर रिसीट्स? वेरी गुड। सबसे पहले आप यही जानना कि रेवेन्यू रिसीट्स मतलब जो सरकार के रेगुलर बेसिस पर रिसीट्स होती हैं, रेकरिंग बेसिस पर रिसीट्स होती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। तो चलो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। डोंट वरी, सारी चीजें नोट्स में मिलेगी। आज आपको कॉपी कर रहे हैं तो मैं उसका भी आपको टाइम दूंगा। पहले चीजों को अपन समझ लेते हैं। कौन सा हेड पिक करा मैंने? रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स को बजट में दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। एक होता है टैक्स रिसीट्स, ये चार्ट आपके रजिस्टर में होना चाहिए भाई। एक हो गया टैक्स रिसीट्स और दूसरा क्या हो गया? नॉन टैक्स रिसीट्स। एक हो गया टैक्स रिसीट्स और दूसरा क्या हो गया? नॉन टैक्स रिसीट्स। ठीक है, मतलब सरकार को कुछ पैसा टैक्स से आता है और कुछ और भी पैसा आता है, लेकिन वो टैक्स नहीं, अलग तरीके से आएगा। अलग तरीके से कैसे आएगा समझेंगे। अब यहां पर हमको अभी कॉन्सेंट्रेट करना है टैक्स रिसीट्स पर। अब टैक्स भी इंडिया में दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट टैक्स इज कॉल्ड, प्लीज राइट डाउन, डायरेक्ट टैक्स, एंड सेकेंड टैक्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। इस पर आज हम डिस्कशन, इस पर आज हम चर्चा करते हैं। डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, डिस्कशन करने के पहले डेफिनेशंस लिख लें, फिर डेफिनेशन के बेसिस पर आपको मैं समझाऊंगा। प्लीज राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स इज वन वेयर tax burden, also called tax liability, cannot be shifted on another person. On the contrary, indirect tax is a tax where tax burden or liability is shifted on another person. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बाइफर्केशन, नोट कर लीजिए, डिटेल में समझेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने अंडरलाइन कर दी। गार्गी, क्या अब स्क्रीन विजिबल है आपको पूरी तरह से? Is the screen clear to all online students? Great. Please note down the definition, then we'll understand this in detail. ठीक है भाई, नोट कर लिया? चलो, सबसे पहले टैक्स बर्डन एंड टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल,
आई एम इन्वॉल्व इन माई प्रैक्टिस एंड एजुकेशन ऑल्सो, तो मैं इनकम कमाता हूँ। इस इनकम पर क्या मुझे गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा? मुझे अपनी इनकम पर सरकार को कौन सा टैक्स देना पड़ेगा? इनकम टैक्स। आपने नाम सुना होगा इनकम टैक्स का। तो अब जो मेरी इनकम पर इनकम टैक्स है, फॉर एग्जाम्पल मेरी इनकम 30 lakhs, 30 lakhs पर टैक्स लग रहा है 30%। क्या रेट है? 30%। तो टैक्स कितना हो गया? 9 लाख रुपीस। 30 lakhs का 30% कितना हो गया? 9 लाख रुपीस। 9 लाख रुपए मुझे सरकार को देना है। इसी 9 lakhs को हम बोलते हैं टैक्स बर्डन और टैक्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब अपने को किसी को देना है। ये समझ में आ गया टैक्स बर्डन और टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है? अब जो ये 9 लाख रुपए है जिसकी इनकम है वही सरकार को देगा। मैं ये नहीं बोल सकता कि 9 लाख रुपीस मेरी जगह रोहित सर दे देंगे या मेरी जगह ये मेरी वाइफ दे देगी। ये टैक्स डायरेक्टली उस पर लगता है जिसकी इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन की इनकम पर टैक्स कौन देगा? अमिताभ बच्चन ही बोलेंगे। कल को अमिताभ बच्चन बोले नहीं मेरी जगह टैक्स रेखा देगी, पॉसिबल नहीं है। मेरी जगह टैक्स जया बच्चन देगी, पॉसिबल नहीं। ये केमिस्ट्री मालूम है ना तुमको तीनों की? हाँ, मेरे से तो ज्यादा मालूम होगा तुमको एनीवेज। तो जिसकी इनकम उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। उसका टैक्स डायरेक्टली उसी पर्सन पर लगता है। इसलिए ऐसे टैक्स को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट टैक्स। ऐसे टैक्स को क्या बोला जाता है? डायरेक्ट टैक्स। अब आप डेफिनेशन देख लो। टैक्स बर्डन और लाइबिलिटी कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। हम हमारा टैक्स किसी दूसरे को नहीं बोल सकते कि वो दे दे। क्या ये समझ में आया? अब डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स अभी नोट मत करना, मैं जब बोलूंगा फिर नोट करना। इंडिया में 3 टाइप के डायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे। पहला इनकम टैक्स, दूसरा गिफ्ट टैक्स, एंड थर्ड वाज वेल्थ टैक्स। There were 3 types of direct taxes in India: income tax, gift tax और wealth tax। wealth tax क्या होता था? गवर्नमेंट क्या करती थी? किसी पर्सन की प्रॉपर्टी का टोटल करती थी। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मेरी प्रॉपर्टी का टोटल करा, लैंड, बिल्डिंग, कैश, बैंक बैलेंस, ज्वेलरी, एसेट्स, कार्स, इन सब का टोटल करा। टोटल अमाउंट पर एक परसेंट वो हमसे टैक्स लेती थी हर साल। उसी को हम क्या बोलते थे? वेल्थ टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट ने इंडिया से वेल्थ टैक्स को अबॉलिश कर दिया। अब वेल्थ टैक्स नहीं लगता। ये समझ में आ गया? दूसरा है गिफ्ट टैक्स। अगर मैंने किसी को गिफ्ट दिया तो उस पर क्या लग जाता था? गिफ्ट टैक्स। जैसे मैंने आपको गिफ्ट दिया तो टैक्स कौन देगा? मैं दूंगा कि आप देंगे? बहुत बढ़िया, गिफ्ट भी मैं दूं टैक्स भी मैं ही दूं, ऐसा थोड़ी होता है। गिफ्ट आपको दिया तो इनकम किसकी है? आपकी है, टैक्स आप दोगे। ठीक है, तो सरकार ने क्या करा? गिफ्ट टैक्स को भी हटा दिया और गिफ्ट टैक्स को किस में शामिल कर दिया? इनकम टैक्स। इसका मतलब अगर मैं आपको गिफ्ट दूंगा तो आपको इस पर गिफ्ट टैक्स नहीं लगेगा, आपको इनकम टैक्स ही लगेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? दैट मीन्स ले देकर अब इंडिया में सेंट्रल लेवल पर कितने टाइप के डायरेक्ट टैक्स हैं? ओनली वन, दैट इज इनकम टैक्स। बाकी सारे डायरेक्ट टैक्सेस सरकार ने हटा दिए। हाँ। अब इस इनकम टैक्स का एक और नाम होता है, दैट इज ओनली इन केस ऑफ कंपनीज। देखो, अगर मेरी इनकम पर इनकम टैक्स लगा तो उसको हम इनकम टैक्स ही बोलते हैं। लेकिन अगर कंपनीज के प्रॉफिट पर टैक्स लगा, कंपनीज की भी इनकम होती है ना, तो कंपनी के प्रॉफिट पर इनकम टैक्स का नाम हो गया कॉर्पोरेट टैक्स। ध्यान रखना, दिस इज नॉट अ डिफरेंट और अ सेपरेट टैक्स। बस इनकम टैक्स का नाम चेंज कर दिया। कॉर्पोरेट टैक्स इज इनकम टैक्स ऑन कंपनीज। इसका मतलब अभी भी मैं यही बोल रहा हूं कि अभी भी इंडिया में डायरेक्ट टैक्स कितने टाइप का है? एक ही है, दैट इज इनकम टैक्स। नॉर्मल पर्सन के केस में इसका नाम इनकम टैक्स होता है। लेकिन अगर कंपनीज इनकम टैक्स देती है तो उस इनकम टैक्स का नाम बदल कर क्या हो गया? कॉर्पोरेट टैक्स। तो कॉर्पोरेट टैक्स इज नथिंग बट इनकम टैक्स ऑन प्रॉफिट ऑफ कंपनीज। क्या आप बात समझ में आ गई? तो आप दोनों नाम नोट कर लीजिएगा डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स में, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। प्लीज नोट डाउन, इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। अनुष्का समझ में आया? कॉर्पोरेट टैक्स बोलो या कॉर्पोरेशन टैक्स बोलो, एक ही बात है।
क्लियर गाइस? ठीक है, नोट कर लिए दोनों एग्जांपल्स। अब ये तो आसान सी चीज हो गई, समझना हमको ये है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स की जरा डेफिनेशन पर कॉन्सेंट्रेट करें, क्या लिखा हुआ है? टैक्स बर्डन और लाइबिलिटी इज शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझते हैं। लंच टाइम है, एग्जांपल आपके इंटरेस्ट का ले लेता हूं। पिज्जा हट का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, अब पिज्जा हट गए, वो बोल रही हाँ हाँ सर यही चलेगा। अब पिज्जा हट गए और नॉर्मली स्टूडेंट लाइफ में आप क्या देखोगे? वैरायटी ऑफ पिज्जा की रेट्स ऑफ पिज्जा? पॉकेट मनी लिमिटेड है तो अपन तो रेट्स देखते हैं। तो लेट्स से आपने पिज्जा हट में पिज्जा मार्गरेटा चूज करा, 100 रुपए का आता है। सो यहाँ पर पिज्जा हट वाला क्या करेगा? पिज्जा का बिल बनाएगा, 100 रुपए। मुझे बताओ, क्या बिल में सिर्फ 100 रुपए आएगा कि इसके अलावा भी कुछ आएगा? इसके अलावा भी कुछ आएगा। पिज्जा हट वाला क्या चार्ज करता है इसमें? जीएसटी चार्ज करता है। जीएसटी का फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हमारी सिंप्लिसिटी के लिए मैं जीएसटी का रेट अज्यूम कर लेता हूं 10%। तो यहां पर कितना जीएसटी लग जाएगा? 10 रुपीज। और फाइनली आपका बिल कितने का आएगा? 110 रुपीज। अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? समझना, अब ऑपरेशन समझना। ये हो गया पिज्जा हट, ये हो गया कस्टमर, और ये हो गया गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने पिज्जा हट को बोला कि जब तुम अपना पिज्जा बेचो और बिल कलेक्ट करो तो हमारी तरफ से पब्लिक से टैक्स भी कलेक्ट कर लेना। पिज्जा हट वाले ने गवर्नमेंट को बोला, यार तुमको टैक्स कलेक्ट करना है, तुम अपना काम करो ना, मुझको क्यों बोल रहे हो? गवर्नमेंट ने बोला, पूछ नहीं रहे, बता रहे, करना ही पड़ेगा। तो पिज्जा हट के लिए अब सरकार का टैक्स कलेक्ट करना कंपलसरी हो गया। हमारे साथ भी ऐसा होता है। गवर्नमेंट ने नाहटा प्रोफेशनल एकेडमी को बोला कि आप एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हो, बच्चों से फीस लेते हो, तो जब बच्चों से फीस लोगे तो साथ में जीएसटी भी कलेक्ट कर लेना। तो आप देखोगे जब आपका इनवॉइस आएगा तो उसमें जीएसटी भी लिखा रहेगा, जब आपकी रिसीट आएगी, फीस रिसीट, उसमें जीएसटी भी शामिल होगा। समझ में आया? अल्टीमेटली यहां पर गवर्नमेंट ने टैक्स पेमेंट की लाइबिलिटी किस पर डाल दी? पिज्जा हट पर। राइट, अब देखो ऑपरेशन कैसे होता है। पिज्जा हट ने आपको बिल कितने का दिया? ध्यान से देखो, पिज्जा हट ने आपको बिल कितने का दिया? 110 रुपीज का। तो कस्टमर पिज्जा हट को कितना पे कर देगा? 110 रुपीज। इतना समझ में आ गया? पिज्जा हट वाला क्या करेगा? वो अपने पास 110 में से 100 रुपीज रख लेगा और 10 रुपीज किसको दे देगा? गवर्नमेंट। भाई हम तो यही मान रहे हैं कि पिज्जा ही 110 का है, लेकिन पिज्जा एक्चुअली 100 का है। हमने टैक्स दे दिया तो हमारी जेब से टैक्स भी चला गया। यहां पर कस्टमर ने, पब्लिक ने गवर्नमेंट को टैक्स डायरेक्टली दिया कि इनडायरेक्टली दिया? इनडायरेक्टली दिया, एंड सो इज द नेम इनडायरेक्ट टैक्स। इसलिए तो नाम इसका इनडायरेक्ट टैक्स। अब आइए आपको बात समझ में, पक्का? अब मैं डेफिनेशन भी समझाता हूं। डेफिनेशन बोलती है टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। कैसे? गवर्नमेंट ने यहां पर टैक्स का बर्डन किस पर डाल दिया? पिज्जा हट पर। मतलब गवर्नमेंट को टैक्स कौन दे रहा है? पिज्जा हट। लेकिन क्या पिज्जा हट की जेब खाली हो रही है? नहीं। पिज्जा हट पर टैक्स बर्डन है 10 रुपीज का। उसने अपनी जेब में हाथ नहीं डाला, उसने आपकी जेब में हाथ डाला, 10 रुपए निकाले और गवर्नमेंट को दे दी। मतलब पिज्जा हट ने अपनी टैक्स की लाइबिलिटी किस पर शिफ्ट कर दी? पब्लिक पर शिफ्ट कर दी। इसलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इज द डेफिनेशन क्लियर? इसका नामकरण इनडायरेक्ट टैक्स क्यों करा गया ये भी क्लियर हो गया आपको? पक्का? सो टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। अब इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्स का स्ट्रक्चर क्या था और क्या हो गया वो मैं आपको समझाता हूँ। पुरानी चीजें पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कभी कभी पुरानी चीज के नाम से भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं थोड़ा सा मिस्टर मोदी के पहले वाले सिनेरियो में जाऊंगा, फिर मिस्टर मोदी जी ने क्या हरकत पटकी वो भी बताऊंगा। ठीक है? सो पहले इंडिया में कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्स होते थे वो मैं आपको बता रहा हूं। इंडिया में पहले एक टैक्स होता था सीएसटी, फुल फॉर्म सेंट्रल सेल्स टैक्स। सीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? डोंट वरी, लिख देता हूं, सेंट्रल सेल्स टैक्स। उसके बाद इंडिया में एक और टैक्स होता था जिसको हम बोलते थे वैट,
वैट का फुल फॉर्म, वेरी गुड, वैल्यू एडेड टैक्स। दोनों ही गुड्स की सेल पर लगते थे। जब आप गुड को सेल करोगे तो क्या लगता था, या तो सीएसटी या वैट। दोनों में डिफरेंस क्या होता था, अगर आप गुड्स स्टेट के अंदर सेल कर रहे हो तो क्या लग जाता था, वैट। लेकिन अगर आप गुड्स स्टेट के बाहर सेल कर रहे हो तो वैट नहीं लगता था, क्या लग जाता था, सीएसटी। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। उसके बाद इंडिया में एक और टैक्स हुआ करता था, एक्साइज ड्यूटी। दोस्तों ध्यान रखना, एक्सरसाइज नहीं है, ये क्या है, एक्साइज ड्यूटी। व्हाट इज एक्साइज ड्यूटी, इट इज नथिंग बट ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ड्यूटी मतलब टैक्स ही होता है, टैक्स की जगह इन्होंने यहां पर क्या नाम ले दिया, ड्यूटी। ड्यूटी ऑन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मतलब जैसे ही आप गुड्स मैन्युफैक्चर करोगे उस पर क्या लग जाएगा, एक्साइज ड्यूटी। जैसे ही आप गुड्स को सेल करोगे क्या लग जाएगा, सेल्स टैक्स। एक और बार, मैंने ये पेन बनाया, पेन की कीमत है 100 रुपए, 100 रुपए पर सबसे पहले क्या लगेगी, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी लगकर ये 110 रुपए का हो गया। अब मैंने इस पेन को सेल करा तो इस पर क्या लग जाएगा, सेल्स टैक्स। ऐसा होता था, तो पहले हम एक्साइज ड्यूटी भी देते थे, सेल्स टैक्स भी देते थे। ये समझ में आया। उसके बाद हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स में एक और टाइप का था, दैट वाज कॉल्ड सर्विस टैक्स। इट वाज टैक्स ऑन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मतलब पहले, अगर आप बहुत पहले आते तो नाटा प्रोफेशनल एकेडमी के बिल में, रिसीट में आपको जीएसटी दिखता कि सर्विस टैक्स दिखता, सर्विस टैक्स दिखता, ठीक है। और आखिरी टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स जो पहले हुआ करता था, दैट वाज कस्टम ड्यूटी। व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो पहले ये 5 टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स हुआ करते थे, अलग अलग गुड्स पर अलग अलग रेट से टैक्स लगा करते थे। इंडिया का इनडायरेक्ट टैक्स का जो स्ट्रक्चर था, दैट वाज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। पूरे वर्ल्ड में ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर नहीं था जैसा हमारा था। पूरे वर्ल्ड में एक ही टैक्स चलता था, दैट इज जीएसटी। तो मिस्टर मोदी जब आए, मिस्टर मोदी ने चीज ऑब्जर्व करा, बोले यार ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टैक्स स्ट्रक्चर है, अपने को इस टैक्स स्ट्रक्चर को सिंपल बनाना चाहिए। तो मिस्टर मोदी ने क्या लॉन्च करा, जीएसटी। मिस्टर मोदी ने बोला अब सीएसटी नहीं लगेगा, वैट नहीं लगेगा, एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, सर्विस टैक्स नहीं लगेगा। और उन्होंने बोला कि इन चारों की जगह अब मैं एक टैक्स ला रहा हूं, वन नेशन वन टैक्स। वो उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, जीएसटी। समझ में आ गया। तो अब इंडिया में कितने टाइप के टैक्सेस हैं, दो, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। जीएसटी और कस्टम ड्यूटी, दो टाइप के इनडायरेक्ट टैक्स अब इंडिया में बचे। जीएसटी ने कौन कौन से टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स। तो अगर प्रेजेंट सिनेरियो की हम बात करें, जैसे डायरेक्ट टैक्स का प्रेजेंट सिनेरियो में कितने टैक्सेस हैं, सिर्फ एक, इनकम टैक्स, दैट्स इट। वैसे ही इंडिया में अब इनडायरेक्ट टैक्स का प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो इंडिया में अब इनडायरेक्ट टैक्स कितने बच गए, सिर्फ दो, जीएसटी एंड कस्टम। हाँ सर, फिर आपने पुराना स्ट्रक्चर क्यों पढ़ाया, वो इसलिए क्योंकि अभी भी जीएसटी आने के बाद कुछ गुड्स पर सीएसटी, कुछ गुड्स पर वैट या एक्साइज ड्यूटी लगते हैं। वो कुछ गुड्स कौन से हैं, जैसे अल्कोहल, टोबैको, सिगरेट्स, सिगार्स एटसेट्रा। इससे स्टेट गवर्नमेंट का नुकसान नहीं होता है। ऐसा क्यों बोला सर आपने, उसके लिए मुझे आपके लिए एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा तो समझ में आएगा। वापस पिज्जा हट चलते हैं। पिज्जा हट बिफोर एंड पिज्जा हट अब, करेक्ट, जीएसटी के पहले और जीएसटी के बाद, ठीक है। पिज्जा हट पर पहले भी बिल कितने का आता था, 100 रुपए। लेकिन पिज्जा हट पहले क्या लगाता था, इस पर वैट लगाता था। गुड सेल कर रहा है ना, इस पर वो क्या लगाता था, वैट लगाता था। सो लेट से पहले वैट लगा 10 रुपीज, ये बिल बन गया 110 रुपीज का। ये वैट पूरा किसको जाता था, स्टेट गवर्नमेंट।
पहले वैट के साथ सर्विस टैक्स भी लगता था, मैं बिल को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा। सर्विस टैक्स जब लगता था तो सर्विस टैक्स किसको जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के एंगल से देख रहे हैं। पहले क्या लगता था? वैट लगता था। ये पूरी इनकम किसको जाती थी? स्टेट गवर्नमेंट। अब सरकार ने जीएसटी लॉन्च कर दिया। अब 100 रुपए का बिल, इस पर क्या लग जाएगा? बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल बता रहा हूँ। जीएसटी रेस्टोरेंट पर या फूड पर जीएसटी का रेट कितना है? 5%। आज जाना और देखना जीएसटी कितना लग रहा है, 5%। लेकिन ये 5% को डिवाइड कर देते हैं दो चीजों में। एक्चुअल बता रहा हूं, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। याद आ रहा है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, कोई सा भी बिल देखना इसमें आएगा ही आएगा। तो 5% का 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी। तो ये हो गया 2.5 रुपीज, ये हो गया 2.5 रुपीज। बिल कितने का बन रहा है? 105 रुपीज। क्या फर्क दिख रहा है? पहले पूरा की पूरा सेल्स टैक्स किसके पास जाता था? स्टेट गवर्नमेंट। अब आधा किसके पास जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और आधा किसके पास जाता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें किसको नुकसान हुआ? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट चिल्लाई, यार सेंट्रल गवर्नमेंट तुम तो वहां बैठे हो, तुम्हारी तो फ्री की इनकम चालू हो गई, हमको तो पूरा स्टेट चलाना होता है और हमको ऐसे ही पैसे की कमी होती है, तुमने हमारा टैक्स और कम कर दिया, हम क्या करें? तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, कुछ गुड्स को हम छोड़ देते हैं। ये गुड्स ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा इनकम कमा के देते हैं, जैसे अल्कोहल, टोबैको, सिगार्स, सिगरेट्स। इन पर इसका कंजम्पशन हर स्टेट में बहुत ज्यादा है और इन पर सरकार सबसे ज्यादा टैक्स लेती है। तो सरकार ने इनको जीएसटी के दायरे में नहीं रखा, इन कुछ गुड्स को जीएसटी के दायरे के बाहर रखा, ताकि स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू का नुकसान नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई अल्कोहल परचेस करता है या सिगरेट परचेस करता है, तो उस पर अभी भी क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी और वैट लगता है। एक्साइज ड्यूटी और वैट पूरा किसको जाता है? स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं जाता। तो स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी सी सेटिस्फाइड। इन कुछ गुड्स को छोड़कर बाकी सारे गुड्स और सर्विसेज पर अब क्या लगने लग गया? जीएसटी लग। क्या 360 डिग्रीज पिक्चर क्लियर हुई? बिफोर मोदी एंड आफ्टर मोदी? पक्का? दिस इज इंपॉर्टेंट। अब एग्जामिनेशन के पर्पस से आपको क्या ध्यान रखना है? क्या होता है कि जब हमारे पास कंप्लीट नॉलेज होता है ना, सो कंप्लीट नॉलेज में हमारे पास कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब मैं बता रहा हूं हमारे कोर्स के बेसिस पर, एग्जामिनेशन के बेसिस पर क्या ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन के बेसिस पर टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स कितने टाइप का है? तो कौन कौन से? डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स, टैक्स बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया, इनकम टैक्स। लेकिन यही नाम चेंज हो जाता है इन केस ऑफ कंपनीज, कॉर्पोरेट टैक्स। दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स बर्डन इज शिफ्टेड ऑन अनदर पर्सन। इंडिया का करंट सिनेरियो, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। खत्म, इतना हमको ध्यान रखना है। सवाल एक और आता है कि सर कस्टम ड्यूटी को डिलीट क्यों नहीं करा? वो इसलिए क्योंकि कस्टम ड्यूटी में बॉर्डर्स क्रॉस हो रही है, हम कस्टम ड्यूटी को थोड़ी हटाएंगे। जितने भी ये वैट है, सीएसटी है, एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स, ये इंडिया के अंदर टैक्स थे, डोमेस्टिक बाउंड्री में। कस्टम ड्यूटी मतलब इंपोर्ट ड्यूटी एंड एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसमें दूसरे नेशंस भी इन्वॉल्व है। और पूरे वर्ल्ड का अगर आप टैक्स स्ट्रक्चर देखो तो हर कंट्री में दो टैक्स होते हैं, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। तो हमने भी पूरे वर्ल्ड में जो टैक्स स्ट्रक्चर चल रहा है वही अडॉप्ट करा है, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। अब आगे आपको बात समझ में, कस्टम ड्यूटी को हमने रिटेन क्यों करा? क्लियर? तो इनडायरेक्ट टैक्स दो, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी, दिस इज द करंट सिनेरियो। क्या खत्म करा हमने? वी हैव फिनिश्ड टैक्स रिसीट्स। अब किसकी बारी? अब हमको समझना है नॉन टैक्स रिसीट्स, उसको हम लोग देखते हैं दोस्तों। विल अंडरस्टैंड नॉन टैक्स रिसीट्स। एक एक करके सारी नॉन टैक्स रिसीट्स को देखते हैं, ठीक है? ध्यान से इसको समझेंगे, ध्यान से इसको देखेंगे। ये रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स का पहला पोर्शन टैक्स रिसीट्स हमने फिनिश कर दिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इसका दूसरा पोर्शन नॉन टैक्स रिसीट्स। टैक्स के अलावा सरकार को और कहां कहां से इनकम होती है? सबसे पहली इनकम कौन सी दिख रही है? सरकार की इंटरेस्ट इनकम। दिस इज इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड।
इंटरेस्ट रिसीव बड़ा सिंपल है, एग्जांपल ले लेता हूं। कल मैंने शायद लिया था एग्जांपल श्रीलंका का। इंडिया ने श्रीलंका को 100 करोड़ का लोन दिया। अगले साल इसी लोन पर श्रीलंका ने इंडिया को इंटरेस्ट दिया, तो ये हमको इंटरेस्ट मिल गया। दिस इज इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव हो। क्या समझ में आया? एंड इंटरेस्ट इज नॉट अ टैक्स, इसलिए उसको किस में रखा गया है? नॉन टैक्स रिसीट में रखा गया। इज इट क्लियर? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ग्रेट। चलो अब हम समझते हैं सेकंड, प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स। दिख रहा है सेकंड वाला? प्रॉफिट्स एंड डिविडेंड्स दोनों चीजें अलग अलग हैं। नॉर्मली क्लास 12 के लेवल पर काफी सारे टीचर्स हमको बोलते थे कि ये सेम है, लेकिन दोनों चीजें अलग अलग है। देखो यार, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव तो सोशल वेलफेयर होता है, तो गवर्नमेंट के बजट में गवर्नमेंट को प्रॉफिट कैसे होगा? गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव हमेशा क्या होता है? सोशल वेलफेयर, समाज सेवा। तो गवर्नमेंट के बजट में प्रॉफिट शब्द सरकार ने क्यों यूज करा? वेरी गुड, एग्जैक्टली राइट। देखो, गवर्नमेंट की काफी सारी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, और आपने क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में पढ़ा था, गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट के कम से कम 51% शेयर्स होते हैं। याद आ रहा है? तो अगर गवर्नमेंट कंपनी को प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट किसका है? सरकार का ही तो है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं या गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनका पूरा प्रॉफिट किसका है? गवर्नमेंट का। अच्छा, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज के एग्जांपल बताओ। चलो लिख देते हैं अपन कुछ गवर्नमेंट कंपनीज। एक हो गई गेल, फुल फॉर्म गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। पहले तो मैं ऐसे ही आपको याद करवाता हूँ जो याद हो जाएगी। एक हो गई गेल। देन यू हैव सेल, फुल फॉर्म स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, देन यू हैव भेल, फुल फॉर्म बी फॉर भारत, एच फॉर हिंदुस्तान। फिर क्या करें? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ भेल? कम ऑन। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। बहुत कॉमन। बीएसएनएल, ये भी क्या है? गवर्नमेंट कंपनी है। फुल फॉर्म भारत संचार निगम लिमिटेड। क्या फुल फॉर्म है? भारत संचार निगम लिमिटेड। हालांकि काफी सारे लोग बोलते हैं बाहर से नहीं लगता, है ना, बीएसएनएल में प्रॉब्लम्स होती हैं, बाहर से नहीं लगता। कुछ लोग बोलते हैं भीतर से नहीं लगता, कुछ लोग बोलते हैं भगवान से नहीं लगता, एंड सो ऑन। पर हमारा जो ऑफिशियल फुल फॉर्म है वो क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। ये सब गवर्नमेंट कंपनीज हैं। इन कंपनीज को प्रॉफिट हुआ तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट होगा। इतना समझता है? अब हमारे पास सेकंड वर्ड कौन सा है? कहाँ सुना डिविडेंड वर्ड? हमेशा डिविडेंड किसको मिलता है? शेयर होल्डर। और डिविडेंड कौन देता है? कंपनीज देती है। कंपनीज डिविडेंड कहाँ से निकाल के देती है? अपने प्रॉफिट से। तो अगर कंपनीज को प्रॉफिट हुआ तो कंपनीज अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट देती है। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बांट दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, उसी को क्या बोला जाता है? डिविडेंड। अब गवर्नमेंट को डिविडेंड कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट ने कहां पर इन्वेस्ट, किस कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं? गवर्नमेंट कंपनीज। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से भेल है, सेल है, इसका एक शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट है। अगर सेल को प्रॉफिट हुआ और सेल ने अपने प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट बांट दिया, तो काफी सारे शेयर, फॉर एग्जांपल सेल के शेयर्स मेरे पास भी, सेल का जो पैसा मुझे मिलेगा वो मेरे लिए क्या है? डिविडेंड। वैसे ही सेल का एक शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को जो पैसा मिलेगा वो गवर्नमेंट के लिए क्या हो गया? डिविडेंड। अब आगे बात समझ में? इसलिए हमको बाइफरकेट करना था, प्रॉफिट और डिविडेंड यहाँ पर अलग। आगे बात समझ में? पक्का? वेरी गुड। यहाँ पे होंडा एक्टिवा से कौन आया? होंडा एक्टिवा, ब्लैक कलर, कोई नहीं आया। किससे आया आप लोग? अच्छा, कल ये डिस्कशन हो गया था अपना, चलो ओके, इसलिए तुम बोल नहीं रहे हो आज, है ना? नेक्स्ट आइटम क्या है हमारा? फीस है। एनीवेज, चलो, हम वो फाइन्स और पेनल्टीज में हमने एग्जांपल लिया था। व्हाट डू यू मीन बाय दिस फीस? वेरी गुड। गवर्नमेंट काफी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, पब्लिक कोर्ट में केस फाइल करती है ना? कितने सारे कोर्ट्स होते हैं अपने, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया। क्लास 12 में तुमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा होगा, उसमें क्या क्या पढ़ा? तीन चीज,
नेशनल कमीशन, डिस्ट्रिक्ट फॉर यू एंड स्टेट कमीशन, ये तुमने 3 पढ़े। तो आप किसी भी कोर्ट में केस फाइल करते हो, आपको कोर्ट फीस देनी होती है, ऐसे फ्री में थोड़ी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो फीस होती है वो भी क्या है, गवर्नमेंट की इनकम। तो गवर्नमेंट जब सर्विसेज प्रोवाइड करेगी तो आपसे फीस वसूलती है, वो फीस भी क्या है, सरकार की। ये बात समझ में आ गई, वेरी इजी। आगे लाइसेंस फीस, फीस और लाइसेंस फीस में थोड़ा सा फर्क है। वेरी गुड। देखो नॉर्मली यहाँ पर हम समझते हैं कि लाइसेंस फीस मतलब वो जो व्हीकल का लाइसेंस लेते हैं, व्हीकल का लाइसेंस कहाँ से मिलता है, आरटीओ से। आरटीओ का फुल फॉर्म रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ये जो आरटीओ की इनकम है ये स्टेट गवर्नमेंट की इनकम है, ध्यान रखना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की इनकम नहीं। तो ये लाइसेंस फीस कौन सी हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की। आपने पिछले साल 12th में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा था कि पहले गवर्नमेंट ने सारे के सारे बिजनेस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे। आपने पढ़ा होगा शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी में इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई करा था, 17, 12 एंड अदर्स। सही है ना मेरा कैलकुलेशन, 17, 12 एंड अदर्स। तो पहले आपको कोई भी बिजनेस चालू करना होता था, आपको सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था, परमिशन लेनी पड़ती थी, और आपको इसकी फीस देनी पड़ती। अब सरकार के ने एलपीजी के बाद ये हटा दिया था। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। वेरी गुड अनुष्का, बिल्कुल सही उन्होंने बोला, एलपीजी के बाद ये चीज हटा दी थी। लेकिन एलपीजी के बाद भी सरकार ने एक फिक्स्ड बिजनेस की लिस्ट रखी है कि अगर आपने इन बिजनेस को चालू करा तो आपको सरकार से अभी भी लाइसेंस लेने की जरूरत है, अभी भी परमिशन लेने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अल्कोहल का या टोबैको का या सिगरेट्स का या सिगार्स का मैन्युफैक्चरिंग करना चाहता हूँ, आई हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, मुझे फीस देनी पड़ेगी। इफ आई एम इनटू इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस, मैं सैटेलाइट के या रॉकेट्स के पार्ट्स बनाता हूँ, आई हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि वो पार्ट्स अच्छे होने चाहिए। बाई चांस उस स्पेस में एक पार्ट टूट गया तो वहां पर गैरेज थोड़ी है, एक रेप्यूटेड कंपनीज को उसके ट्रैक रिकॉर्ड देखकर ही सरकार लाइसेंस देती है। अगर मैं इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स बनाता हूँ, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स जैसे आरडीएक्स, आरडीएक्स किसके काम आता है, आपने आरडीएक्स का नाम कहाँ सुना, टेररिज्म में। लेकिन आरडीएक्स टेररिस्ट के लिए नहीं बनाते, वो तो यूज करते हैं। आपने देखा होगा यूट्यूब पर कि एक बिल्डिंग एज इट इज डिमोलिश हो गई, साइड वाली बिल्डिंग को बिना इम्पैक्ट करे हुए। तो जब ऐसी कुछ पुरानी बिल्डिंग हो जाती है तो इंजीनियर्स क्या करते हैं, उस बिल्डिंग के नीचे आरडीएक्स प्लांट करते हैं सिस्टमैटिकली, फिर उसको उसका स्विच दबा देते, तो वो बिल्डिंग एज इट इज गिर जाती है। वहां पर आरटीएक्स काम आता है। तो अगर आप आरटीएक्स बनाना चाहते हो, यू हैव टू टेक लाइसेंस फ्रॉम गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहेगा कि आपने कितना बनाया और कहाँ कहाँ सप्लाई करा। गवर्नमेंट चेक करती है आप टेररिस्ट को सप्लाई तो नहीं कर रहे हो। तो ऐसे कुछ बिजनेस अभी भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप हैजार्डियस एसिड्स बनाते हो, केमिकल्स बनाते हो, हमारे घर पर यूज होता है हार्पिक, उसके लिए लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। हैजार्डियस केमिकल्स मतलब जो इंडस्ट्रियल यूज में यूज होते हैं, वो बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, जैसे तेजाब वगैरह, वो बनाना है तो आपको सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत है। तो यहाँ पर जिन बिजनेस के लिए हम सरकार से लाइसेंस लेते हैं, आपको उनको फीस देनी पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड लाइसेंस फीस। कॉन्सेप्ट आया समझ में अच्छे से, पक्का। नेक्स्ट इज फाइन्स एंड पेनल्टीज। बड़ा आसान है, कल भी डिस्कशन करा था कि गवर्नमेंट काफी सारे रूल तोड़ने पर आपसे क्या कलेक्ट करती है, फाइन्स, और गवर्नमेंट पेनल्टी भी लगाती है। फाइन और पेनल्टी में देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। पेनल्टीज नॉर्मली कोई लॉ तोड़ने पर लगता है। फॉर एग्जाम्पल 30 लाख मेरी इनकम, इस पर मेरा इनकम टैक्स कितना बना था, 9। अब अगर मैंने इनकम टैक्स टाइम पर नहीं दिया तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स तो वसूलेगी, साथ में पेनल्टी भी लगा देगी। या फिर मैंने डिक्लेयर करी 30 लाख इनकम, लेकिन सरकार ने रिसर्च करी, सर्च करा मेरे को, और पता लगा मनमीत सर की 30 लाख तो इनकम है नहीं है, 1 करोड़ है। इन्होंने 70 लाख रुपए इनकम छुपाई, 2 नंबर का पैसा है। सरकार की तरफ से ऑफिसर्स आए, मेरा बेड खोदा और गद्दे के नीचे भयंकर 2-2 हजार रुपए के नोट मिल गए। ये टीवी में देखते हैं अपन, जैसे स्पेशल 26 में आपने देखा होगा। बोले मनमीत सर ये क्या है, बोले पता नहीं सर, गद्दे के साथ फ्री में आया। बोले साहब ऐसा नहीं है, ये आपकी इनकम हो गई, इस पर हम पेनल्टी लगाएंगे, ये 2 नंबर का पैसा।
तो वहां पर सरकार जीएसटी के रूल तोड़ने पर, इनकम टैक्स के रूल तोड़ने पर, कंपनीज एक्ट के रूल तोड़ने पर क्या लगाएगी? यहाँ पर पेनल्टी लगा दे। तो पेनल्टी नॉर्मली कोई एक्ट, रेवेन्यू एक्ट के अंडर, हालांकि दोनों में सरकार गलती करने पर ही वसूलते हैं, इसलिए फाइन्स और पेनल्टीज वर्ड को साथ में लिख दिया जाता है। फाइन्स एंड पेनल्टीज, ये भी गवर्नमेंट की इनकम। इतना क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। देन यू हैव अ वर्ड कॉल्ड एस्चीट्स। एस्चीट्स क्या? एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के बिना ये समझ में नहीं आता, कुछ तो भी वर्ड है। मैं एक एक्टर का एग्जाम्पल लेता हूं जो यूं यूं करता है। पुराना एक्टर है नाना पाटेकर। अक्षय कुमार तो कुछ भी करता है। नाना पाटेकर का एक ऐसे ऐसे पता नहीं कैसे एक्टिंग करता है। नाना पाटेकर का एग्जांपल लेते हैं। सबने देखा नाना पाटेकर को, वो वेलकम में आया था। इमेजिन करते हैं कि नाना पाटेकर के आगे पीछे कोई नहीं है, उनका कोई रिश्तेदार नहीं। और इमेजिन करते हैं कि नाना पाटेकर ने अपनी विल, वसीयत भी नहीं लिखी, और सडनली नाना पाटेकर की डेथ हो गई। अब नाना पाटेकर के पास तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, कैश भी है, बैंक भी है, प्रॉपर्टीज भी। तो सरकार वहां पर गई, सरकार के ऑफिसर्स गए, उन्होंने देखा कि नाना पाटेकर की वसीयत है। अगर नाना पाटेकर की विल मिल जाती तो विल में जिसका नाम लिखा होता कि मेरी प्रॉपर्टी आलिया भट्ट को दे दी जाए, तो पूरी प्रॉपर्टी किसकी हो जाती? आलिया। लेकिन ऐसी कोई विल नहीं थी। तो सरकार क्या करती है? न्यूज़पेपर में छापती है, उसका नाम होता है जाहिर सूचना, कि इनकी डेथ हो गई है। अगर इनका कोई रिश्तेदार है तो 6 महीने में गवर्नमेंट से कांटेक्ट करें, इनके रिश्तेदार को इनकी प्रॉपर्टी सौंप दी जाएगी। लेकिन वैलिड प्रूफ के साथ आपको बताना पड़ेगा कि नाना पाटेकर का आपके पास रिश्ता है। बाय चांस कोई रिश्तेदार नहीं आता तो पूरी प्रॉपर्टी किसकी हो जाती है? सरकार की, गवर्नमेंट की इनकम। इसको बोला जाता है एस्टीट्स। तो यूं मान के चले, अगर हम सिंपल शब्दों में समझें, जो लावारिस संपत्ति, जिसको कोई क्लेम नहीं करता, अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है गवर्नमेंट को, वो क्या हो जाती है? एस्टीट्स हो जाती है। अब आया कॉन्सेप्ट समझ में, एस्टीट्स क्या होते हैं? ठीक है। और आखिरी हमारी जो नॉन टैक्स सीट है, उसका नाम क्या है? गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। दोनों चीजें अलग अलग। हमको किसी कंट्री ने गिफ्ट दे दिया, लेट्स से मिस्टर मोदी गए यूएस, यूएस के प्रेसिडेंट से उनकी बहुत अच्छी बनती है। क्या नाम है यूएस प्रेसिडेंट का? मिस्टर जो बिदेन, राइट। तो मिस्टर मोदी जी जा रहे थे, जो बिदेन रोती है, बोले अरे मोदी जी मेरी तरफ से ये 1,000 करोड़ का गिफ्ट रखो। तो ये 1,000 करोड़ उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को गिफ्ट दे दिया। गिफ्ट वापस नहीं करना होता है, गिफ्ट अपने पास रह जाता है। तो ये इंडिया की क्या हो गई? वैसे ही ग्रांट्स होती हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रांट एंड लोन। लोन और ग्रांट में फर्क होता है। अगर मैं बैंक से लोन लेता हूं तो लोन मुझे वापस करना होता है। लेकिन अगर मैं किसी से, मुझे ग्रांट मिली है, ग्रांट मतलब एक तरह से डोनेशन होती है, डोनेशन वापस नहीं करना पड़ता। जैसे तुम मंदिर में 100 रुपए का तुमने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया, वो तुमने मंदिर को लोन दिया कि ग्रांट दी? ऐसा नहीं लोन दिया कर लूंगा इंटरेस्ट के साथ, ऐसा नहीं होता है। आपने मंदिर को डोनेशन दी, ग्रांट दी। तो ग्रांट कभी वापस नहीं की जाती है। आपने ग्रांट ली है तो ग्रांट विल बी अ रेवेन्यू रिसीट। अगर लोन लिया है तो लोन क्या हो जाएगा? कैपिटल रिसीट। कल के सेशन में पढ़ेंगे, डोंट वरी। एक और बात, अगर इंडिया ने वर्ल्ड बैंक से 200 करोड़ रुपए का लोन लिया है, लोन रेवेन्यू रिसीट में नहीं आएगा। लोन किस में आ जाएगा? कैपिटल रिसीट में आएगा। यार याद करो, अगर तुम बिजनेस के लिए लोन लेते हो तो लोन क्या पीएनएल में आता है कि सीधे बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में ले जाते थे? बैलेंस शीट में ले जाते थे ना, तो रेवेन्यू आइटम कैसे हो सकता है? लेकिन अगर हमको ग्रांट मिली, हमको काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन से ग्रांट मिलती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से मिल गया, आईएमएफ से मिल गया, कुछ फॉरेन कंट्रीज इंडिया को ग्रांट देते रहते हैं। तो बस जैसे ही हमको ग्रांट मिली, वो हमारा क्या हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। तो गिफ्ट्स आया या ग्रांट आया, दोनों को हमको वापस नहीं करना है, इसलिए हमारे लिए क्या हो गई? रेवेन्यू। और ऐसा नहीं है इंडिया ग्रांट लेती है, इंडिया ग्रांट देती भी है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड में बाढ़ आ गई। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से गुहार करी कि हमारे पास पैसे की कमी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उत्तराखंड गवर्नमेंट को 10 करोड़ का राहत पैकेज दिया ताकि वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिसीट है कि एक्सपेंडिचर है? एक्सपेंडिचर है। अगर ये एक्सपेंडिचर है तो कहां पर आ जाएगा?
ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट्स। तो ग्रांट्स मिली, रिसीट हो गई, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, एक्सपेंडिचर हो गया। बहुत आसान है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ग्रांट मिली, रेवेन्यू रिसीट हो गई। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, एक्सपेंडिचर। आया कॉन्सेप्ट समझ में? पक्का? लेक्चर हैवी तो नहीं हो गया, ज्यादा तो नहीं हो गया, सारी चीजें समझ में आई? पक्का? फिर भी मैं लेक्चर को यहाँ पर फुल स्टॉप लगाता हूँ, और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो हम कल कवर करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा पोर्शन समझने का क्या होता था, रेवेन्यू रिसीट, वो हमने आज पूरा कंप्लीट कर लिया। कल के सेशन में हम पढ़ेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब कल हमारा ये बजट मॉडल खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी हैप्पी डे। बाय बाय।